स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जेनेरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है हिंदी का भाषा और समाज। सेमेस्टर 3 में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कोड है 120-553-02। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर हम कह सकते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला ये है। तो पहला क्वेश्चन पेपर है, उसमें पहला क्वेश्चन ही है, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भाषा को समझो। भाषा क्या है? जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, हमारे जितनी भी आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, भावनाएं होती है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जिस माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। अब अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम कई तरह का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम उसको लिख के बोल सकते हैं, ठीक है, लिख के अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल के अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ माध्यम होते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है व्यवस्था। व्यवस्था यानी कि कुछ हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कुछ हम अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने से पहले। या फिर एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आप कहीं पे बाहर जाते हो तो आप पहले से उसको उसकी व्यवस्था करते हो। ठीक है, आपको पैसा कितना खर्च करना है, ठीक है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे जाना है, क्या क्या करना है, यहाँ पे कहाँ पे घूमना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये प्लानिंग करते हो, आप व्यवस्था करते हो। दूसरा शब्द है व्यवहार। व्यवहार है जब आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो, उसको उसको क्रियान्वित करते हो। ठीक है, तो उसको आप अपने व्यवहार में लेके आते हो, तो ये होती है भाषा व्यवहार, सॉरी व्यवहार। ठीक है, इसी तरह से आप ये सोचो कि भाषा होती है उसको हम किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैं बताऊं। पहला तो है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के जो एग्जाम्पल है या फिर जो उसका एक उदाहरण है उससे समझ सकते हो। ठीक है, पहला एग्जाम्पल व्याकरण है। ठीक है, तो व्याकरण में हम क्या करते हैं, जो भी शब्द होते हैं, ठीक है, या फिर इसके जितनी बोलियां होती हैं, ठीक है, इसके जो रूल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसको हम एक रूप में एक तरह से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको जब हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, उसको अपने व्यवहार में लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो व्याकरण होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है संगीत का। संगीत का या फिर जितने भी राग होते हैं, लय होती हैं, ठीक है, सुर होते हैं, उसका जो एक स्थान है सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो उसको जब हम गाते हैं, ठीक है, बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलरली उसकी जो स्थान होती है हम उससे उसके थ्रू, ठीक है, उसके द्वारा या फिर उसमें उसको एक उसका एक निश्चित रूप होता है, उसके द्वारा हम उसको अपने व्यवहार में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये होता है भाषा व्यवहार। इनके बीच में संबंध होता है, वो आपका एक मैंने ये बता दिया किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो भी हम यूज़ करते हैं उसके पहले से कुछ रूल्स होते हैं, उसको उसका एक व्यवस्थित रूप होता है। ठीक है, तो ये कुछ उसके संबंध होते हैं, इनको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसी में अथवा में क्वेश्चन है, भाषा के समाजशास्त्र की संकल्पना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भाषा मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, समाजशास्त्र होता है समाज, ठीक है, का शास्त्र, या फिर जो समाज की जो स्टडी होती है, ठीक है, समाज का अध्ययन होता है, उसको हम समाजशास्त्र के में करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि भाषा होती है, जो समाज होता है, समाज में हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा के समाजशास्त्र की यही संकल्पना होती है। ठीक है, तो भाषा को केंद्र में रख के हम समाज का अध्ययन करते हैं, यही होता है भाषा का समाजशास्त्र। अब इसमें आप ये सोचो कि किस तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं। जो भी समाज के द्वारा भाषा बोली जाती है, ठीक है, भाषा उपयोग की जाती है, उसमें किस तरह का परिवर्तन आता है। ठीक है, तो उसको हम जो भाषा का समाजशास्त्र होता है उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, उसमें उसमें उसका अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी समाज हमारा होता है, सोसाइटी होती है, उसकी जो परंपराएं होती है, उसकी जो संस्कृति होती है, रिचुअल्स होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, समाज का जो विकास का प्रक्रम है वो किस तरह से चेंज होता जाता है। ठीक है, उसका क्या पैटर्न होता है, वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यही हम सोसाइटी में पढ़ते हैं। सेम चीज़ें हम भाषा के समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। भाषा का क्या क्रम है, उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समाजशास्त्र होता है भाषा का। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो गुरु शब्द है वो पहले हम किस तरह यूज़ करते थे उसका। पहले गुरु शब्द को एक बहुत ही आदरणीय शब्द माना जाता था, एक बहुत ही गरिमावान पद हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखो इसको, तो आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
आज के टाइम पे इसका जो इस्तेमाल है वो हम जो कोई चतुर व्यक्ति होता है, चालाक व्यक्ति होता है, ठीक है, या फिर कोई बेईमान होता है उसको संबोधित करने के लिए गुरु शब्द कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो किस तरह से इसमें चेंजेस आए। जैसे उस्ताद एक शब्द है, उस्ताद भी कहीं ना कहीं सिमिलर है गुरु के, ठीक है। तो इसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे जो गुंडे मवाली होते हैं उनके लिए उस्ताद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे जो कलाकार हुआ करते थे उनके लिए उस्ताद शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इसमें जो हमारी भाषा होती है उसमें परिवर्तन आते हैं, समाज की जो भाषा होती है उसमें परिवर्तन आते हैं, उसी को हम भाषा का समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, आप कुछ और उदाहरण और सोच के इसको और अच्छा आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा और समुदाय एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, 100 उदाहरण लिखिए। भाषा में आपको बता चुका हूँ भाषा क्या होती है। समुदाय या फिर जो हमारा समाज होता है वो क्या होता है। समाज हमारा अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से आके एक संगठित रूप बनाते हैं, उसको हम समाज बोलते हैं। समाज का अगर परिवेश अच्छा है, वहाँ की जो भाषा है वो अच्छी है, मानक भाषा है, तो हम ये कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति होता है उसकी जो क्षमता होती है भाषा सीखने की या फिर उसकी जो भाषा होगी वो एक अच्छी या फिर आदरणीय भाषा वो उसके मुख से बोली जा सकती है, ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ जो समाज होता है, समाज में कुछ परंपराएं होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनको स्थानांतरित एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भाषा ही उसका एक माध्यम होता है, ठीक है। समाज की में जितनी भी परंपराएं होती हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, भाषा समाज को सभ्य बनाने का काम करती है, ठीक है। अगर जो समाज है, समाज के जो लोग हैं उनको बोलने का तरीका नहीं पता, ठीक है, बोलने की कोई उनमें तमीज़ नहीं होती है, तो हम ये कह सकते हैं जो भाषा होती है वो वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती है जो कि समाज को सभ्य बनाने का काम करती है, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण होते हैं, ठीक है, इनको आप लिख सकते हैं और भी उदाहरणों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता। द्विभाषिकता या फिर द्विभाषिक एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई समाज होता है उसमें सिर्फ 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम द्विभाषिक कह सकते हैं या फिर द्विभाषिक कहते हैं उसको, ठीक है। बहुभाषिकता या बहुभाषिक एक ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत भाषाओं का 2 या 2 से अधिक जो भाषाएँ होती हैं उनका ज्ञान होता है, उसको हम बहुभाषिक कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कोई भी बड़ा समाज होता है, ठीक है, बड़ा समुदाय होता है, उसमें हमें अलग अलग तरह की भाषाएं देखने को मिलती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बहुभाषिक वो समाज है, ठीक है। वहीं पे अगर हम किसी एक छोटे क्षेत्र में देखें, कोई एक पर्टिकुलरली कोई एक ही एरिया होता है, वहाँ पे जो भाषा होती है उसका स्तर काफ़ी बड़ा नहीं होता है, तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उस समाज में या फिर उस मोहल्ले में सिर्फ एक भाषा या फिर 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो समाज या फिर वो मोहल्ला द्विभाषिक है। वहीं पे अगर हम एक बड़े स्तर पर बात करें, ठीक है, बड़े स्तर पे बहुभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर आप द्विभाषिक हो तो आपको कनेक्ट करने में लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति बहुभाषिक है, उसको 2 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान है, तो वो लोगों से जल्दी कनेक्ट कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, अगर आप साउथ में जाते हो, ठीक है, साउथ को ना हिंदी आती है और आपको ना ही उस जो साउथ में जा रही है उस स्टेट की लैंग्वेज आती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो लोगों से संपर्क साधने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। तो आप जाते हो वहाँ पे, आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो ईजीली, ठीक है। तो जो हमारे बीच में जो गैप होता है, ठीक है, ठीक है, जो स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसको भरने में एक जो बहुभाषा या बहुभाषिक स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत के कंस्ट्रक्ट में आप बता सकते हो, भारत एक बहुभाषिक देश है, ठीक है। यहाँ पे हमें अलग अलग समुदाय में अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने को मिल जाती हैं। भारत के आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पे आपको जो बहुभाषाएं होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जो भाषाएं होंगी वो छोटी छोटी बोलियों के रूप में हो जाएंगी, ठीक है, या फिर जो कुछ सांप्रदायिक या फिर जो सामाजिक भाषाएं होती हैं उनका रूप आपको देखने को मिल जाएगा उस समाज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट करते हुए भाषा और संस्कृति के अन्योन्याश्रित संबंध पर विचार कीजिए, ठीक है। तो संस्कृति क्या होती है, जो भी हमारी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे जो समाज होता है उसके जो विचारों के जो गुण होते हैं उसको हम संस्कृति कहते हैं, ठीक है। तो भाषा और संस्कृति के बीच में क्या संबंध होता है, तो आपको पता है संस्कृति क्या होती है, जो विचार होते हैं उसके गुण होते हैं। संस्कृति बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है भौतिक,
ये भी समझ लो, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसकी अवधारणा में आप इसके जो भेद होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार की होती है वो लिख सकते हो। दूसरी होती है अभौतिक, ठीक है। तो भौतिक में आप बता सकते हो कि जो भी भौतिक चीज़ें होती हैं किसी समाज की वो आती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारा जो समाज होता है उसमें मंदिर होते हैं, ठीक है। मंदिर को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारी संस्कृति होती है उसमें लेके आते हैं, ठीक है। तो ये होती है भौतिक चीज़ें। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अभौतिक की, ठीक है, तो जो कोई समाज होता है उसके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या गुण हैं उसके, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जिसका भौतिक रूप नहीं होता है, उसको हम अभौतिक कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई समाज होता है उसके कितने आदर्श हैं, क्या क्या उसके विचार हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, उसको हम अभौतिक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ संस्कृति के रूप होते हैं। किस तरह से भाषा और संस्कृति एक दूसरे से संबंधित होती है। संस्कृति एक कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि समाज में उसको उसको फॉलो किया जाता है, उसको उसका पालन किया जाता है, ठीक है। तो समाज के जितने भी नियम होते हैं उनको हम संस्कृति कह सकते हैं। तो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में जो भाषा होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने देखा होगा कि संस्कृति के लिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। पहले आपने देखा होगा कि घरों के बाहर एक स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ होता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे आप देखे हुए, आज के टाइम पे लिखा होगा कुत्तों से सावधान, हर गेट पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी एक संस्कृति का हिस्सा बन गया है। पहले लोग क्या समझते थे कि जो हमारी परंपरा है उसमें स्वस्तिक चिन्ह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सांकेतिक भाषा है जिसमें हम एक इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये शुभ होता है, ठीक है। और आज के टाइम पे आप देखो जो कुत्तों से सावधान, ये क्या है, ये भी एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है। कुत्तों से सावधान हो जाइए, तो यहाँ पे भी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको हम फॉलो भी कर रहे हैं आज के टाइम पे, ये भी नियम बनता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। वहीं पे आप पहले देखोगे घरों के बाहर सुस्वागतम लिखा हुआ होता था, ठीक है। और आज के टाइम पे हमें ये फिर विलुप्त होता, ये जो शब्द है वो विलुप्त होता हुआ दिखता जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको। इनके बीच में संबंध होते हैं, किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होता है। व्यक्ति, समाज और भाषा वर्ग का विवेचन कीजिए। व्यक्ति, ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति होता है उसकी भाषा होती है, सब एक यूनिक भाषा हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। उसकी अगर हम बात करते हैं, उसका टोन होता है, बोलने का तरीका होता है, शब्द चयन की जो उसकी क्षमता होती है वो अलग होती है, निर्णय की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, ठीक है। बोलने का उसका तरीका अलग होता है। समाज की अगर हम बात करते हैं, हर समाज की अपनी अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा की गरिमा होती है, ठीक है, उस भाषा की इज्जत होती है। हर समाज में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। और भी कई फैक्टर होते हैं, ठीक है। और भाषा वर्ग, ठीक है, भाषा वर्ग या फिर हम ये कह सकते हैं भाषा के जो विविध रूप होते हैं उनको हम भाषा वर्ग कह सकते हैं। भाषा का जो वर्गीकरण होता है वो आप यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हो, उसका विवेचन कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा नमूनों का परिचय देते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। और इसी में है भाषा के जो नवीन प्रयोग होते हैं उनकी 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। भाषा के नमूने या फिर जो आप ये समझो नमूने या फिर एग्जाम्पल, आपने सर्वेक्षण में पढ़ा होगा कि भाषा को जब सर्वे किया जाता है उसमें हम अलग अलग तरह के जो स्वरूप होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नमूने या फिर हम ये कह सकते हैं कोई सैंपल होता है, ठीक है। अलग अलग तरह की भाषाएं किसी क्षेत्र में बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, संस्कृत बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। तो वहाँ पे भाषाओं को एक नमूने या फिर सैंपल के रूप में लेके उसका सर्वेक्षण किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। भाषा के नवीनतम प्रयोग, ठीक है, जैसे कि उसके क्या क्या नए नए यूजेस हो सकते हैं, भाषा को हम तकनीक में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। भाषा को हम जो साहित्य रचना होती है उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। और भी इसके कई प्रयोग होते हैं, ठीक है। भाषा से जो हमारा संवेदनात्मक विकास होता है हम उसको सरल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके कुछ और उदाहरण देके इसकी और अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं दो पर आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। भाषा समाज, जो समाज भाषा विज्ञान है उसके बारे में, इसमें और जो भाषा का समाजशास्त्र है उसमें हमें कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। तो आप यहाँ पे दोनों के एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों से एक दूसरे से समान है, बस फ़र्क इतना ही है, समाजशास्त्र में हम समाज को एक गौण रूप में रखते हैं, भाषा को केंद्र में रख के हम समाज का अध्ययन करते हैं। भाषा समाज विज्ञान भी सेम डिट्टो सेम है, बस फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पे भाषा को एक वैज्ञानिक रूप या फिर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसके रूप में देख के समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। या और एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट इसमें ये भी हो जाता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो परिवर्तन हम समाज में देखते हैं, ठीक है, या फिर जो भाषा
का जो इस्तेमाल है वो हम अलग अलग स्तर पर करते हैं, ठीक है। तो ये भाषा विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। भाषा और जातीयता, ठीक है, जाति या फिर जो वर्ग होते हैं समाज के भीतर, ठीक है, तो उसको हम जाति कह सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले के टाइम पे आप देखो वर्ण व्यवस्था, तो वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जाति के रूप में या फिर जाति व्यवस्था होती है, वो हमें देखने को मिलती है। भाषा और जाति एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो भाषा होती है एक अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। जाति सामाजिक कुछ वर्ग होते हैं, ठीक है, क्लास होती है। तो आप ये देखो जो जाति होती है उसमें हमें अलग अलग तरह के स्तर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उच्च स्तर होता है, कुछ मध्यम स्तर में होते हैं, कुछ निम्न स्तर में होते हैं। तो आप हमेशा इनकी जो भाषाएं होती हैं स्तरों में, उनमें जो भिन्नताएं होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जो उच्च जाति की जो भाषा होती है उसमें आपको थोड़ा सा जो खड़ी बोली होती है उसको देखने को मिलेगा। वहीं पर जो निम्न स्तर की जो जातियाँ होती हैं, ठीक है, इनका जो वर्गीकरण किया जाता है उसके आधार पर, तो जो निचले स्तर पर जो जातियाँ आती हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी जो भाषा होती है उसमें हमें थोड़ा सा जो कुछ पोलाइटनेस होती है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। उनकी जो भाषा होती है उसमें थोड़ी सी जो उनका जो बोलने का तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा भोलेपन वाला होता है, ठीक है। वहीं पे उच्च जाति की अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खड़ी बोली हो जाती है, उसमें अकड़ या फिर जो अहंकार की जो गंध आती है हमें, उसमें हम ये कह सकते हैं कि दोनों में जो फ़र्क होता है वो देखने को मिल जाता है। तो जो भाषा होती है वो कहीं ना कहीं जाति पर भी आधारित हो जाती है। भाषाई अस्मिता, ठीक है, भाषाई अस्मिता यानी कि जो कोई भी जो भाषा होती है उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है, उसका प्राइड होता है, या फिर जो कोई भी भाषा होती है उसकी अपनी एक जो गाथा होती है, गौरव गाथा होती है, वो अस्मिता होती है, ठीक है। उसकी जो पहचान होती है उसको हम भाषाई अस्मिता बोलते हैं। या फिर ये किसी भी जो व्यक्ति होता है उससे रिलेट करके हम उसको या फिर उसको संबंधित करके बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, आप ले लो, अगर आप अलग तरीके से बोलते हो, किसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी भाषा की भी एक अस्मिता होती है, उसकी एक पहचान होती है, उसमें एक यूनिकनेस हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से जेंडर या फिर जो स्त्री वर्ग के जो वर्ग होते हैं उसको हम जेंडर कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो पुरुष या फिर जो स्त्री होता है उनके बीच में जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी जो भाषाएं होती हैं तो उसकी जो शब्द संरचना होती है उसमें हमें भिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। बोलने का जो तरीका होता है, बोलने की जो आवाज़ होती है उसमें हमें भिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो भाषा अस्मिता होती है, जेंडर होती है, एक दूसरे को प्रभावित कर सकता है। भाषा सर्वेक्षण का स्वरूप, भाषा सर्वेक्षण को समझो। भाषा सर्वेक्षण क्या होता है? भाषा सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम ये निश्चित करते हैं कि किसी क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, किस स्तर पर बोली जाती हैं, कितने लोगों के द्वारा उसको इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। उसका स्वरूप या फिर उसके जो आधार होते हैं वो किस तरह से होते हैं। भाषा का जो सर्वेक्षण होता है वो हम कुछ आधारों पर कर सकते हैं, जैसे कि मानक भाषा, ठीक है, उसमें कौन कौन सी मानक भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन से लोग उसमें मानक भाषाएं बोली जाती हैं, वो लोग किस जाति से संबंध रखते हैं, कौन से धर्म से संबंध रखते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो दूसरा स्टैंडर्ड हम लिख सकते हैं बोलियाँ, ठीक है। बोलियाँ, कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उसका दायरा क्या होता है, कौन कौन से लोग उसको बोलते हैं, कौन कौन से समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये उसका होता है स्वरूप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 2 की। क्वेश्चन पेपर 2 में भाषा और समाजशास्त्र का अंतर संबंध है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट गो हैड, ठीक है। समाज भाषा विज्ञान का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो वही है समाज का जो अध्ययन होता है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको हम समाज में किस तरह से करते हैं, ठीक है, यही समाज भाषा विज्ञान होता है। इसके स्वरूप को आप अच्छे से और इलेबोरेट कर सकते हो, इसमें जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको एक शब्द बताया था गुरु का, उस्ताद का, इनका जो प्रयोग होता है वो समय के साथ चेंज होता आ रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा अलग अलग समाज में वर्ग होते हैं उनकी जो भाषाएं होती हैं उसको हम समाज भाषा विज्ञान में ले सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी भाषा को अलग अलग स्तर पे प्रयोग में लाते हैं। वहीं पे अगर हम किसी जो हमसे जो छोटा व्यक्ति होता है, ठीक है, हमसे जो छोटा कोई भी आदमी होता है उससे हम बात करते हैं तो हम तू तड़ाक से बात करते हैं। वहीं पे कोई गुरु होता है, हमारे जो माता पिता होते हैं, हम वहाँ पे आप करके बात करते हैं, ठीक है। कोई भी जो हमसे या फिर हमें कह सकते हैं धोबी होता है, मोची होता है, वहाँ पे हम तू तड़ा करके बात करते हैं। तो ये क्या है, ये हमें जो भाषा के स्तर होते हैं उनमें अलग अलग तरह का जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी और एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। भाषा और जातीयता की समाज में क्या भूमिका होती है, विश्लेषित कीजिए,
ठीक है। जाति कुछ वर्ग होते हैं समाज में जो कि लोगों को बांटने का काम करते हैं, ठीक है। इसको कई बार आप अच्छे से इसको लाभ इसके भी देख सकते हो, ठीक है। इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं। लाभ इस तरह से होता है कि ये समाज को वर्गीकृत करता है, जिससे कि जो समाज का अध्ययन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, उसमें सहायता मिलती है, ठीक है। भाषा होती है, ठीक है। तो इसमें भाषा का भी विभाजन हो जाता है कि किस क्षेत्र या फिर किस जाति में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। समाज में किस तरह से इसकी भूमिका होती है, मैंने आपको बता दिया। समाज के जो अध्ययन होता है उसमें हमें भिन्न जो भूमिकाएं होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। समाज को विविध रूप प्रदान करने का काम भाषा और जाति में जो भिन्नताएँ होती हैं वो करता है, ठीक है। समाज में जैसे कि विविधता में किस तरह से देखने को मिल जाती हैं। कोई भी समाज है उसमें अगर अलग अलग जातियाँ रहती हैं, ठीक है, तो हर जाति में की कुछ अपनी परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसकी कुछ संस्कृति होती हैं। तो हर जाति अपनी संस्कृति को फॉलो करता है, ठीक है, अपने रीति रिवाजों को फॉलो करता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे विविधताएं देखने को मिल जाती हैं जो कि समाज को एक संगठित रूप प्रदान करता है। भाषा के संदर्भ में बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लिंग्विस्टिक, ठीक है, मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है, उसकी क्या स्थिति है उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो भाषा है, भाषा में हमें बहुत सारी भाषा यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इतने स्टेट है, हर स्टेट की ऑलमोस्ट अपनी अलग अलग भाषा होती है। हर स्टेट में आप चले जाओ, हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमें जो भाषा होती है उसमें चेंजेस आते देखने को मिल जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ उसमें कुछ बोलियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बोलियाँ होती हैं जो कि अपने आप में अद्भुत होती हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी स्थिति हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा जो भाषा की जो वैरायटी होती है, ठीक है, उसके रूप होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जेंडर भाषा अस्मिता को किस तरह से प्रभावित करता है? स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग की भाषा के अंतर को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मैं आपको बता चूँगा स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग ये जेंडर में आते हैं, ठीक है। इनकी जो भाषा होती है उसमें हमें अंतर देखने को मिल जाता है। अब आपको बताना इसके बीच में कौन कौन से अंतर आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि भाषा के जो स्त्री और पुरुष की जो भाषा होती है उसमें की जो शब्द संरचना होती है वो अलग होती है। कुछ शब्दों को हम स्त्रीलिंग में डालते हैं, कुछ शब्दों को हम पुल्लिंग में डालते हैं, ठीक है। जो कि जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं वो स्त्रियों के द्वारा या फिर कुछ जो वस्तुएं होती हैं उनको हम हम ये इंडिकेट करते हैं कि इनको हम एक स्त्री के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। वहीं पर जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो पुरुषों को वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो अंतर होता है वो आप ये देख सकते हो। इनकी जो शब्द संरचना होती है, बोलने का जो तरीका होता है, ठीक है, शब्द चयन का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता जाता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। भाषा और संस्कृति, ठीक है, इसके बीच में जो अंतर संबंध होते हैं उनको विश्लेषण कीजिए, ठीक है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। संस्कृति या फिर जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, गुण होते हैं, विचार होते हैं समाज के, उनको हम संस्कृति कह सकते हैं। भाषा जो भी हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है उसको हम भाषा कह सकते हैं। ये सांकेतिक हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, ठीक है। तो संस्कृति में कुछ हमें परंपराएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समाज में पहुंचाने का जो काम होता है वो भाषा के द्वारा किया जाता है। तो इसी तरह से आप इसके और एग्जांपल लेकर इसको और अच्छा बना सकते हो। भाषा सर्वेक्षण के विभिन्न नमूनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और भाषा जो सर्वेक्षण होता है उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। भाषा सर्वेक्षण क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी क्षेत्र होता है उसमें भाषा का सर्वेक्षण किया जाता है, भाषा का जो सर्वे किया जाता है, लैंग्वेज सर्वे जिसको हम बोलते हैं, वो होता है भाषा सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से लोग उसको भाषा बोलते हैं, कौन सी जाति उसको प्रयोग में लेके आती है। भाषा सर्वेक्षण का क्या स्वरूप होता है, ठीक है, यानी कि भाषा का सर्वेक्षण होता है वो किस आधार पे किया जा सकता है। मानक भाषा के इस आधार पे किया जा सकता है कि कौन सी मानक भाषा यहाँ पे बोली जाती है, उसके क्या नियम है, क्या कानून है उसके। दूसरा आधार हम दे सकते हैं जो बोली होती है, बोलियों में कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी जाति उसको बोलती है। तो इस तरह से इसके स्वरूप देख सकते हैं। भाषा सर्वेक्षण के कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम जो गुणात्मक एक इसकी विधि होती है, गुणात्मक विधि से हम भाषा का सर्वेक्षण करते हैं, होती है मात्रात्मक, ठीक है, विधि। तो आप इसको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किसी दो पर टिप्पणी लिखिए। भाषा वर्ग, ठीक है, भाषा और वर्ग इनको मैं बता सकूँ। भाषा का समाजशास्त्र इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, पिजिन और क्रियोल। दूसरा है एसएमएस की भाषा। एसएमएस की भाषा यानी कि जो हम एसएमएस भेजते हैं उनमें जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो। अब एसएमएस को भेजने के लिए हम अलग अलग तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर इसका इतिहास देखो तो इसका जो इतिहास है वो हमें कहीं ना कहीं जो तार होता है, ठीक है, एक जो डाक की विधि होती है, जो विधा होती है उसको हम तार कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि कोई भी जो शब्द होते थे
वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते थे, और उनको हमें अगर किसी स्थान पे दूर या फिर जो सुदूर क्षेत्र होते हैं उनमें पहुंचाना है तो हम तार डाक का उपयोग करते थे। उसमें क्या था कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात को लोगों द्वारा पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये एसएमएस की भाषा है। इसमें किस तरह से परिवर्तन आए हैं आज के टाइम पे आप देखो, आज भी मतलब जो एसएमएस होती है उसकी जो उपयोग होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी या फिर जो तकनीकी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। एक कॉल लगाओ, डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं कहीं पे भी कोई भी इंसान बैठा हो, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट है पिजिन और क्रियोल, ठीक है। तो पिजिन और क्रियोल दोनों भाषाएं हैं, बट ये कोई एक ऐसी भाषा नहीं है कि इसमें यही शब्द बोले जाते हैं या फिर इसको हम सीख सकते हैं। तो आप ये देखो कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। दो व्यक्ति हैं, एक किसी दूसरे देश से है और एक किसी और अलग देश से, ठीक है। दोनों अलग अलग देश से हैं, ठीक है। तो इसको ना ही इसकी भाषा आती है और ना ही इसको इसकी भाषा आती है, ठीक है। एक दूसरे की भाषा से अनजान है, ठीक है। तो इन दोनों को अपना काम करना है, ठीक है। एक व्यापार के उद्देश्य से एक दूसरे से काम करना चाहते हैं दोनों साथ मिलके, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे कि एक जगह पे मिलेंगे। वहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों की जो भाषाएं होती हैं उनमें कुछ शब्दों को मिला के, ठीक है, ये दोनों मिलके कुछ शब्दों का निर्माण करेंगे या फिर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे दोनों भाषाओं को मिला के, उसको हम पिजन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें क्या होता है, एक मिश्रित भाषा का जन्म होता है, इसी को हम पिजन बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में मिले, ठीक है, उनकी जो भाषाएं होती हैं उनसे एक नई भाषा जन्मी, ठीक है, जिसको हम पिजन बोलते हैं। सेम वही है पिजिन, ठीक है। पिजिन पहले तो इन दोनों ने यूज़ की, उसके बाद में पिजिन का एक एडवांस रूप आया जहाँ पे जो पिजिन भाषा थी वो किसी की मातृभाषा बन गई, ठीक है। उस क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर बोले जाने लगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्रियोल, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है मैं आपको बता चुका हूँ। पिजिन होती है कोई भी एक नई भाषा या फिर जो दो भाषाएँ बनती हैं उनका एक मिश्रित रूप होता है, ठीक है। मिलती हैं जब उनका एक मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है उसको हम पिजिन बोलते हैं। वही पिजिन एक बड़े स्तर पर बोली जाने लगती है, ठीक है, किसी की मातृभाषा बन जाती है, उसको हम क्रियोल बोलते हैं, ठीक है। ये थे दो क्वेश्चन पेपर। इनकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करा किस तरह से करना है। इनको करना आपको, क्योंकि अगर आप करोगे इनको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पहले तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये देखोगे कि इनकी जो लैंग्वेजेस है वो कहीं ना कहीं चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम है, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि एसयूएल या फिर जो इग्नू वगैरह होते हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप इनको कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए काफ़ी अच्छे से। और इसके जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्लब स्नातक 1 उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको वीडियोज़ की जो रेगुलर नोटिफिकेशन होती है वो मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।